गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का टॉपिक मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, दैट इज़ फ़ी बेस्ड सर्विसेज। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है काइंड्स और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। काइंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ एंड फ़ी बेस्ड एक्टिविटीज़। फंड बेस्ड को हम एसेट बेस्ड सर्विसेज भी बोलते हैं और फ़ी बेस्ड को हम एडवाइजरी सर्विसेज भी बोलते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ़ी बेस्ड सर्विसेज क्या होती हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर कर रही हूँ, यूनिट 3 में आपका एक टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी इशू या डिबेंचर इशू। वो जो टॉपिक है वो इशू मैनेजमेंट में कवर हो जाता है, आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने जो इस पॉइंट को लिया है वो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया है। पर अगर आपका जब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फ़ी बेस्ड सर्विसेज पे आता है तो आप इसको शॉर्ट करके ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर जो पॉइंट एक्सप्लेन किया वो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताया है। अब यहाँ पर फ़ी बेस्ड सर्विसेज जो है उसमें फ़र्स्ट पॉइंट आता है इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट क्या होता है? यहाँ पर जो मर्चेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है सारा, कि जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उसका मेन काम होता क्या है? उनका मेन काम होता ही क्या है? इशू को मैनेज करना। अब आपको पता होना चाहिए कि इशू मैनेजमेंट क्या होता है कि हर एक कंपनी जो है वो अपने फंड्स रेज़ करती है। वो जो फंड्स रेज़ करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कंडक्ट कौन करता है? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, वो गाइडलाइंस फॉलो करते हुए एक पर्सन मर्चेंट बैंकर बन सकता है। अब मर्चेंट बैंकर जब इशू मैनेजमेंट करता है तो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो फंक्शंस क्या है? जैसे कि सेबी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 2, जो भी अंडरराइटर्स क्या होंगे, अंडरराइटिंग प्रोसेस क्या होगा उसको मैनेज करना। प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट जो भी प्रिपेयर किया जा रहा है उसको फाइनलाइज करना। नेक्स्ट, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म है या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है या कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फाइनलाइज करना है। या रजिस्ट्रार कौन होंगे, प्रिंटिंग प्रेस, एडवर्टीजमेंट या जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करनी है उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर। अब यहाँ पर जब एक मर्चेंट बैंकर इशू मैनेजमेंट करता है तो उसको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? जैसे कि नंबर 1, साइनिंग ऑफ MOU। सबसे पहले एक क्लाइंट कंपनी है और दूसरा मर्चेंट बैंकर है। इन दोनों पार्टीज़ के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का? क्लाइंट कंपनी चाहती है कि मेरे शेयर्स इशू किए जाएँ, मेरी सिक्योरिटीज़ इशू किए जाएं, बट उस कंपनी के पास, उस क्लाइंट कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इशू मैनेजमेंट का काम जो है वो अपने आप कर सके। तो वो इशू मैनेजमेंट का जो वर्क है वो किसको हैंड ओवर कर रहा है? मर्चेंट बैंकर को हैंड ओवर कर रहा है। जब वो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ का काम मर्चेंट बैंकर को हैंड ओवर कर रहा है तो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, दैट इज़ MOU। नंबर 2, ऑब्टेनिंग अप्रेजल नोट। अप्रेजल नोट क्या होता है? जिसमें डिटेल्स मेंशन की जाती हैं कि आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट क्या है या प्रपोज्ड सोर्सिंग ऑफ फंडिंग होगा क्या, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है, दैट इज़ अ रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट। बट इक्विटी और डेब्ट में दोनों में आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, हमारे जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो सके और कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट इज़ कन्वीनिंग मीटिंग। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ हमें कैसे करनी है। यहाँ पे RBI को एप्लीकेशन भी दी जाती है, उनसे परमिशन ली जाती है कि किस तरह से हम अपने शेयर्स को मार्केट में ऑफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। यहाँ पर जो मर्चेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर को भी आगे फर्दर इंटरमीडिएरीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वो इंटरमीडिएरीज कौन हो सकते हैं? जैसे कि अंडरराइटर्स, रजिस्ट्रार्स, ब्रोकर्स, ये सब लोगों की भी नीड हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मर्चेंट बैंकर को नीड है तो वहाँ पर वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को भी अपॉइंट कर सकता है। पर जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो इनको अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? एक ऑफर डॉक्यूमेंट है। अब जिस तरह से एक मर्चेंट बैंकर पब्लिक को इनवाइट करेगा
शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट में क्या है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं नाम लूँगी एक ऑफर डॉक्यूमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिससे मर्चेंट बैंकर आगे फर्दर पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स, हमारी कंपनी नहीं हमारी क्लाइंट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है सबमिशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। अभी जो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उस डॉक्यूमेंट के साथ जो नेसेसरी सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच करके सेबी को सबमिट कराने होते हैं। अब यही जो 8 पॉइंट में बताया गया है, जो ऑफर डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया है उसको आपने सबमिट कराना है। सबमिट किसको कराना है? सेबी को कराना है। नेक्स्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ कलेक्शन सेंटर। अगर सेबी इसको अप्रूव कर देता है या उसको लगता है कि उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करने हैं, करेक्शंस करने हैं, तो वो करेक्शंस करने के बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है। फाइनलाइज करने के बाद अब आपको पता है कि जब एक कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो उसके पास एप्लीकेशन मनी भी आएगी। वो एप्लीकेशन मनी कहाँ पर कलेक्ट करनी है, कौन रिसीव करेगा, ये सब फाइनलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ फाइलिंग विद आरओसी। ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है जो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है वो उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है। फाइनलाइज में क्या होगा, किससे हमें फाइनलाइज कराना है? आरओसी से। अब आपको पता है कोई भी कंपनीज है, कोई भी काम करती है तो वो आरओसी से फाइल ज़रूर कराती है। तो यहाँ पर जो भी हम ये फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स हो रहे हैं, जो भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से फाइल कराना ज़रूरी है। जब हमारे ये स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो 11th स्टेप में क्या आता है? लॉन्चिंग द इशू। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं इशू के रिगार्डिंग जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं कि किस तरह से अब हमें इशू करना है। जिस दिन आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से ही, जो सेबी की अप्रूवल आपको मिली है, उस दिन से आप अपनी क्लाइंट कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं, जो वैलिड रहेगा 365 डेज़ तक। 365 डेज़ के बाद आपको दोबारा से इसको रिन्यू कराना होता है। एक तरह से आपको एक लाइसेंस मिल गया, उस लाइसेंस को आपको रिन्यू कराना होगा। आप जितनी भी इसकी एडवर्टीज़मेंट्स हैं, उन एडवर्टीज़मेंट्स को, उन अनाउंसमेंट्स को कि जो आपका इशू है वो कब से स्टार्ट होगा, कम से कम 10 दिन पहले आपने पब्लिक को इन्फॉर्म कर देना है कि इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 12th पॉइंट, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। अगर चाहें बिफोर ओपनिंग इशू होने से पहले अगर प्रमोटर्स कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके पास सीए की अप्रूवल होनी ज़रूरी है और इसके लिए हमें सेबी को भी फाइल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इशू क्लोज़र। अभी मैंने आपको बताया कि ओपनिंग से पहले 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देना है कि आप कंपनी के शेयर्स इशू करने जा रहे हो, पर जब आपने क्लोज़ करना है तब भी आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देनी है कि इस कंपनी के शेयर्स जो इशू हो रहे थे अब वो क्लोज़ होने जा रहे हैं। इसी वर्किंग मैकेनिज़्म को दोबारा से डायग्राम के थ्रू बताया गया है। नंबर 1, डिसीज़न टू रेज़ कैपिटल फ़ंड। डिसीज़न लिए जाएंगे कि कंपनी में कैपिटल फ़ंड्स को किस तरह से रेज़ किया जाएगा। नंबर 2, ऑब्टेनिंग सेबी अप्रूवल। इसके लिए आपके पास किसकी अप्रूवल होनी चाहिए? सेबी की अप्रूवल होनी चाहिए। नेक्स्ट, अरेंजिंग अंडरराइटिंग। मैंने आपको बताया कि आपको इंटरमीडिएरीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जो भी आप ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको प्रिपेयर करना, उसको फाइनलाइज कराना। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स। अगर आपको इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उनको भी सेलेक्ट करना। नेक्स्ट, अरेंजिंग प्रेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। अगर हमें लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट है या इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट है, एक तरह से मीटिंग्स कंडक्ट करना, तो वो भी अरेंज करना। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ पब्लिक इशू। अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्च करना है, ओपन करना है इशू, तब भी एडवर्टीज़मेंट पहले होनी चाहिए और जब आपको क्लोज़ करना है तो भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ सेबी कॉम्प्लाइंस। सेबी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं आपने उनको कॉम्प्लाई करना है, आपने उनको फॉलो करना है। उसके बाद इशू लॉन्च होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी अपने शेयर जो है, अपनी कंपनी के शेयर जो है वो इशू कर सकती है। अभी तक हमने
फ़ी बेस्ड सर्विसेज का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज़ इशू मैनेजमेंट, जो आपका 16 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन है। अब सेकंड पॉइंट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें आप डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन किसके रिगार्डिंग होते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होते हैं। यहाँ पर आप मैनेज करते हो कि आपने अपने पोर्टफोलियोज़ को, पोर्टफोलियो मीन्स अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है जिससे वो सेफ रहे, लिक्विड रहे एंड प्रॉफिटेबल रहे। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होंगे। ये हम पढ़ते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जिसमें 3 मेन एलिमेंट्स आते हैं। वो 3 मेन एलिमेंट्स क्या है? नंबर 1, एसेट को एलोकेट किस तरह से करना है। नंबर 2, डाइवर्सिफाई किस तरह से करना है। आपको मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में बताऊं, अगर हम स्वैप का एग्जाम्पल पढ़ते थे, आपने एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया बट आपको लगा कि मुझे यहाँ पर रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मुझे किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप उसको वहाँ से चेंज कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफाई। आपने डायरेक्शन ही चेंज कर ली। नेक्स्ट इज़ रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पर भी हम इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि किस तरह से हमें अपने कंपनी की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना है जिससे हमें रिटर्न्स मैक्सिमाइज, हमारी कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सके। ये था आपका सेकंड पॉइंट, दैट इज़ अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए वर्किंग की है। नेक्स्ट इज़ कॉरपोरेट काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब आपको सबको पता है, काउंसलिंग का मतलब आपको एडवाइस देना, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना। कॉरपोरेट काउंसलिंग का मतलब ही क्या होगा कि यहाँ पर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, आप अपनी कंपनी की गुड वर्किंग के लिए कुछ भी एडवाइस चाहते हैं कि मुझे किस तरह से अपनी कंपनी को रन करना है, मेरे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कैसे करना है, कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना है तो कैसे करना है। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मुझे जितने भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट काउंसलिंग। नेक्स्ट इज़ लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट सिंडिकेशन। क्रेडिट सिंडिकेशन, अब आपको पता है कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। जब भी हम कोई बिज़नेस रन करते हैं तो वहाँ पर हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है। उस लोन की रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए या जितने रिसोर्सेज मुझे और चाहिए, उन दोनों के बीच में कितना गैप है, उन दोनों के बीच में गैप होने की वजह से मेरी कॉस्ट क्या आएगी, इन सब के रिगार्डिंग भी मुझे जो डिसीजंस लेने होते हैं, जो मुझे इसके लिए गाइडेंस चाहिए, वो भी प्रोवाइड की जाती है, जो किस टॉपिक में आती है? लोन सिंडिकेशन में। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स में ये बताया गया है कि जो लोन सिंडिकेशन में आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उसमें ये बताया जाता है कि किस किस तरह से आप डिसीज़न ले सकते हैं, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। जैसे कि नंबर 1, हम एस्टिमेट करते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होगी। उसके बाद हम एक फ़िनेंशियल प्लान ड्रॉ करते हैं। उस फिनेंशियल प्लान में हम ये बनाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है, क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रमोटर की रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है, बैंक्स कौन है या गवर्नमेंट एजेंसीज़ क्या हैं, इन सब के लिए प्लान करते हैं। नेक्स्ट में हम लोन एप्लीकेशन देते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट फिर हम इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी कंपनी से मुझे लोन लेना चाहिए। नेक्स्ट जब आप लोन एप्लीकेशन दे देते हैं, उसके लिए जितना भी फॉलो अप का मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं उनको पूरा करते हो, जिससे आपका जो ये गैप है आपकी रिक्वायरमेंट का और जहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं वो गैप को अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जब पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आपको लोन सेक्शन हो जाता है और आपको लोन मिल जाता है। और फिर आप ये भी देखते हैं कि मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है या आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन दोनों को आप ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस रन करते हो। तो इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया लोन सिंडिकेशन, दैट इज़ क्रेडिट सिंडिकेशन। क्रेडिट सिंडिकेशन में कि जब मुझे कहीं से क्रेडिट लेना है तो मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट लेना है।
नेक्स्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन जो टॉपिक है वो आपका कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी कवर होगा। अगर पॉइंट लिखा है कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब ही क्या है, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन जो है वो जर्नल टर्म्स हैं। कंपनीज और एसेट को बेसिकली कंसोलिडेट कर दिया जाता है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि दोनों को एक कर दिया जाता है। एक करके या तो एक कंपनी नई बन जाती है या उन्हीं दोनों में से एक रन करती है और एक कंपनी जो है वो डाई हो जाती है। तो ये मर्जर एंड एक्विजिशन का डिसीज़न लेकर हम अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब आपको पता है इसको यहाँ पर हम पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि दैट इज़ रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। कई बार जो आपने इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट की है वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, सिक बन चुकी है, वहाँ पर प्रॉफिट्स आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप दोबारा से रिवाइव कराना चाहते हो। तो रिवाइव कराने के लिए जो हम यहाँ पर टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ अ कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। और कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में मेन पॉइंट्स आप कवर करते हो मर्जर एंड एक्विजिशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि एक एग्जांपल मर्चेंट बैंकर है। मर्चेंट बैंकर के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं, आप पूरा करते हैं तभी मर्चेंट बैंकर बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो एक रेगुलेटिंग प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स हैं जो ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकर डीलर्स हैं। यहाँ पर आप इसके लिए सर्टिफिकेट लेते हैं। एक ब्रोकर बनने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस में ये लिखा होगा कि आप किस तरह की सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह का लाइसेंस आपके पास है। वो आपके पास जब लाइसेंस होता है तभी वो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इन ब्रीफ और कंक्लूजन में मैं आपको बता रही हूँ, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो फ़ी बेस्ड सर्विसेज का टॉपिक था। फ़ी बेस्ड सर्विसेज जो हैं, किस तरह की सर्विसेज हैं, जो आपको एडवाइस प्रोवाइड करती हैं, इसके लिए वो फ़ी चार्ज करती हैं। एडवाइस किस तरह की, जैसे कि नंबर 1 कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, बैंक गारंटीज़, मर्चेंट बैंकिंग, इशू मैनेजमेंट, लोन सिंडिकेशन, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन और कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो फ़ी बेस्ड एक्टिविटीज़ में आती हैं। आज का आपका इतना ही टॉपिक था कि फ़ी बेस्ड सर्विसेज क्या होती हैं। यूनिट 2 में फाइनेंशियल सर्विसेज का आपका आज सेकंड टॉपिक फिनिश हो गया है, दैट इज़ टाइप्स और काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके, मैसेज करके या जैसा आपको कंफर्ट लगता है आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। थैंक यू।